आप सभी का दा बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि आज संडे है तो संडे स्पेशल में हम देखते हैं, हमने एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल के सभी टॉपिक मैंने 10 क्लासों में बांटे थे, ठीक ना। 10 क्लास में हमने कवर किए हैं। आज आपकी 11वीं क्लास होनी है, तो 11वीं क्लास में मैंने अभी 10वीं क्लास में मैंने जितने टॉपिक थे, जो मोस्ट टॉपिक थे वो मैंने पढ़ा दिए हैं, ठीक ना। अब मैंने बोला था मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो अब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। रोज एक एक दिन सीरीज चलेगी, इसमें भी आपकी 4-5 दिन सीरीज चलने वाली है, ठीक ना। तो मैं ईयर बाय ईयर आपको सॉल्व कराऊंगा। आज मैं 2024 के लूँगा, 24-25 के जो पिछले साल पेपर हुआ है उसमें मध्य प्रदेश से कितने क्वेश्चन आए हैं तो वो देखेंगे। मध्य प्रदेश से टोटल 9 क्वेश्चन आए हैं, एक 10वां क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, ठीक ना। ठीक, तो टोटल 9 क्वेश्चन आए थे मध्य प्रदेश से, ठीक ना। तो हमें 9 के 9 क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक ना। कैसे क्वेश्चन आते हैं देखना है, ठीक। तो ये सब 2024-25 के क्वेश्चन है ना। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो आप पेपर उठा के देख लीजिए, आपके भाई बहन किसी ने भी पेपर दिया होगा तो आप मिला लेना, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, ठीक ना। तो मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, अब बताता हूँ कि जितना मैंने पढ़ाया है उसमें से क्वेश्चन है कि नहीं, ठीक ना। तो बता दूंगा मैं, और आगे और भी अब कल 2023 के लूंगा, फिर 2022 के, ऐसे ही ऐसे आपको 2016-17 तक के आपको, यानी कि 6-7 साल तक के पेपर आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक ना। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे नहीं आते, और कहाँ से बिल्कुल आने हैं कि नहीं आने, ठीक ना। तो बने रहिए सीरीज में, द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट बाय प्रदीप सर के साथ जुड़े रहिए। आपको एक एक क्वेश्चन समझाया जाएगा, बिल्कुल एक एक कंटेंट बहुत ही शानदार तरीके से होगा कवर। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमने सीरीज में लिखा है एमपी मोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024-25। तो जो 2024-25 के क्वेश्चन है, क्लास आपकी 11वीं है, ठीक ना। 10 क्लासें हो चुकी हैं, इसकी 11वीं है। तो जैसे ही ये आपके 15 क्लासों में निपट जाएगा, ठीक ना। किसी में हम एक साथ लेंगे 24-25, कभी 2-2 ईयर के भी लेंगे, ठीक ना। तो जिस हिसाब से होगा, ठीक। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो मैंने देखा है पहला क्वेश्चन आया था, कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। तो मैंने क्या बोला था, जब मैंने मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को पढ़ाया था तो मैंने क्वेश्चन बताया था कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो मैंने जब बताया था ना, तो देखना आ गया क्वेश्चन कि नहीं आ गया, कि नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कहते हैं, गंगा भी कहते हैं, ठीक ना। और ये भी बोला था कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी है, ठीक ना। तो मैंने कहा था ना कि नर्मदा नदी से क्वेश्चन आएगा, तो देखो आया क्वेश्चन, ठीक। 2024 का पेपर है, तो 2024 में नर्मदा नदी लिखा है यहाँ पे। इसकी लंबाई 13-12 किलोमीटर, कितनी है, 13-12 किलोमीटर। मैंने बोला था कि इसकी कभी लंबाई से क्वेश्चन आएगा तो कभी बड़ी से क्वेश्चन आएगा। अब इसमें और बता देता हूँ, अगर और क्वेश्चन कैसे बनेंगे तो मैं फिर एक बार बता देता हूँ कि अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी तो नर्मदा आएगा, ठीक ना। कौन सा आएगा, नर्मदा, ठीक ना। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहते हैं तो नर्मदा को। मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं तो नर्मदा को। अब मध्य प्रदेश की गंगा 2 प्रकार से, जल स्वच्छता के आधार पर, ठीक, और मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर आपको बेतवा नदी लगानी है। कौन सी लगानी है, बेतवा नदी, ठीक। और इसकी अगर केवल मध्य प्रदेश में लंबाई पूछी जाए तो इसकी केवल मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर लंबाई है। कितनी, 1077 किलोमीटर, इसको याद रखना, ठीक। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो मैंने जब राष्ट्रीय उद्यान भी पढ़ाए थे, मैंने बताया था ना कि कान्हा नेशनल पार्क आपका बहुत मोस्ट है। देखिए 2024 के पेपर में आ गया क्वेश्चन, देखना। तो मैंने पढ़ाया था ना कान्हा नेशनल पार्क, ये क्या है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, वो सबसे पुराना नेशनल पार्क है, ठीक ना। तो इसको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भी है और सबसे बड़ा भी। तो कौन है आपका, कान्हा नेशनल पार्क, ठीक ना। देखिए आपको जो मैंने बताया है वही क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए हैं, आप बस बने रहिए। देखिए आगे लिखा है एकलव्य अवार्ड खेल पुरस्कार कौन सा राज्य देता है। तो जो एकलव्य, जो अभी मैंने खेल के बारे में नहीं बताया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक ना। मैंने अभी खेल का बिल्कुल नहीं पढ़ाया है, ठीक। फिर मैंने क्वेश्चन आया इसलिए मैंने उठाया है, ठीक ना। तो मैं बताऊंगा, अब यहीं से संबंधित बताऊंगा और अगली क्लास में भी कवर कराऊंगा, ठीक ना। तो ये पहली बार क्वेश्चन आया है इसलिए मैंने इसको लिया है, ठीक। क्या है, एकलव्य अवार्ड खेल पुरस्कार कौन सा राज्य देता है, तो ये आपको मध्य प्रदेश राज्य देता है। कौन सा राज्य देता है, मध्य प्रदेश राज्य देता है, ठीक। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक। आइए देखते हैं बधाई। बधाई क्या है, बधाई बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। क्या है, लोक नृत्य, ठीक ना। बधाई क्या है, बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। तो जब जो मैंने राष्ट्रीय राजकीय वाले जो प्रतीक चिन्ह यहाँ पे बताए थे, मैंने जो मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह बताए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य बताया था तो राई बताया था। जब बताया था मैंने कि बधाई नृत्य भी
है और बुंदेलखंड का ये लोक नृत्य। तो मैंने वहां कहा था कि यहाँ तो या तो इससे राई नाटक से आएगा क्वेश्चन, या राजकीय नृत्य से आएगा, या राजकीय नाटक से आएगा, ठीक ना। तो वहां मैंने बताया था, तो यहाँ वहां से देखो ये क्वेश्चन आया है, ठीक। देखिए यहाँ पे भारत भवन मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो ये भी मैंने बताया है, ये कहाँ पर है आपका, भोपाल में है, ठीक ना। ये भी हमने क्लास में चर्चा की थी, ठीक। तो ये कहाँ पर है आपका, भोपाल में, ठीक। तो भोपाल में आपको ध्यान रखना है भारत भवन, ठीक ना। कहाँ पर है भारत भवन आपका, भोपाल में, ठीक। आइए देखते हैं सरहुल नृत्य मुख्यतः किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो ये आपका उराव, ठीक ना। कौन सी जनजाति, उराव, और भी है और मुंडा शायद, और 2-3 जनजातियां हैं जिसमें ऑप्शन में मुझे जो सही राइट ऑप्शन था उसको लिया है मैंने। उसमें भील जनजाति भी थी, गोंड जनजाति भी थी, ठीक ना। तो जो उसके उत्तर नहीं थे, इसका था उराव, ठीक ना। तो इसको उराव याद रखना है, इसका सही उत्तर क्या है, उराव, ठीक। आइए देखते हैं सिटी ऑफ म्यूजिक की मान्यता हाल ही में किस शहर को दी गई। जी 2024 में दी गई थी और हाल ही में पूछा गया था, 2024 में 25 में पेपर हुआ था। तो ये करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछ लिया था क्योंकि मध्य प्रदेश से था, ठीक। तो सिटी ऑफ म्यूजिक, तो सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा किसको दिया गया था, भोपाल शहर को। किसको दिया गया था, भोपाल को। अच्छे से याद रखना है, किसको दिया गया है, भोपाल को, ठीक। तो भोपाल यहाँ अभी याद रखना, ठीक। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध किला मदन महल कहाँ स्थित है। तो जो मदन, जब मैंने महल पढ़ाए थे, जब मैंने क्लास में लिखवाया है कि मदन महल कहाँ है, ध्यान कीजिए आप। तो मदन महल मैंने बताया था कहाँ पर है आपका, जबलपुर में, ठीक ना। कहाँ पर है, जबलपुर में, मैंने जब पढ़ाए थे, जब बताया था, ठीक। मदन महल, ठीक। और जहाज महल आपको बताया था मांडू में, और हिंडोला महल मांडू में। तो जो क्वेश्चन आए हैं अभी मैं पेपर के क्वेश्चन उठाऊंगा तो उसमें देखना में हिंडोला महल भी मिलने वाला है अभी, ठीक ना। तो यहाँ महल से देखो क्वेश्चन आ गया, मैंने बोला था ना कि महलों से क्वेश्चन आएगा। तो देखो 2024 में महल से उसने क्वेश्चन पूछा है, ठीक। तो प्रसिद्ध किला मदन महल कहाँ पर स्थित है आपका, तो जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, जबलपुर में, ठीक। आइए देखते हैं रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक ना। तो हमें ये तो पता है कि झांसी की रानी कौन है। तो झांसी की रानी पूछा जाए तो झांसी की रानी तो आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई है। कौन है, रानी लक्ष्मीबाई। अब झांसी कहाँ है, वो मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन बुंदेलखंड का तो क्षेत्र है वो, ठीक। बुंदेलखंड का क्षेत्र है, लेकिन झांसी आपका मध्य प्रदेश में नहीं, वो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, ठीक ना। लेकिन उसने मध्य प्रदेश से पूछा तो क्या लिखा है, रामगढ़ की झांसी की रानी। यानी कि जो मध्य प्रदेश में एक रानी हुई है रानी अवंतीबाई, उसको रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से जानते हैं, ठीक ना। किसके नाम से जानते हैं, रामगढ़ की झांसी की रानी, ठीक ना। तो झांसी की रानी की तरह ही इनके अंदर जोश और प्रतिभा और लड़ने का साहस था, ठीक ना। झांसी की रानी की तरह ही इन्होंने युद्ध लड़े और अपने राज्य को, स्टेट को अपने योगदान दिया, ठीक ना, क्षेत्र को, ठीक। तो जो रामगढ़ की क्या थी, झांसी की रानी के नाम से कैसे जाना जाता है, तो रानी अवंतीबाई को। इसको अच्छे से याद रखना है, किसको जाना जाता है, रानी अवंतीबाई को, ठीक। अब देखते हैं, मैंने एक क्वेश्चन जी आपका आने के हिसाब से मोस्ट लिया है कि ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। 9 क्वेश्चन तो आपके जो पेपर में आए हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, लेकिन मैंने इसका उत्तर भी लिख दिया, ठीक ना। तो मैंने लिख दिया, मैंने जो होमवर्क में डालना था मुझे, लेकिन मैंने इसका उत्तर भी दे दिया, ठीक। तो आप पहले तो देखिए, मध्य प्रदेश के किस तट पर कुंभ का मेला लगता है। तो बताइए किस तट पर, तो क्षिप्रा नदी के तट पर। चलो जी, तो मैंने बता दिया कि कुंभ का मेला क्षिप्रा नदी के तट पर होता है। तो आपको कमेंट में बताना है अब कि कहाँ पर लगता है। जी तो मैंने बता दिया क्षिप्रा नदी पे लगता है, ठीक ना। कहाँ पर लगता है, कौन से स्थान पर लगता है, जी आपको कमेंट में बताना है। मैं देखूंगा कमेंट में आप सभी का कि किस किसने इस क्लास को देखा है और समझा है। अगर आपने पढ़ा होगा तो सही उत्तर आप देंगे कमेंट में कि कहाँ पर लगता है, क्योंकि जी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक ना, आने की संभावना है। तो इस प्रकार से मैंने 10 क्वेश्चन लिए थे जो 2024 के क्वेश्चन उठाए थे, ठीक ना। 2024 में इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं, ठीक। तो अगर आपको समझ में आई हो क्लास, अगर कोई भी डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हो। चैनल पर जुड़े रहिए, बने रहिए, आपको पूरी एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल की पूरी सीरीज कंप्लीट करा दी जाएगी, ठीक ना। अभी एमपी का चल रहा है, जैसे ही एमपी खत्म होगा आपको मैंने बताया था सिलेबस, अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको एक बार फिर याद करा देता हूँ, ठीक ना, कि 20 नंबर की आपकी मैथ आनी है, ठीक ना।
छुटा देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि कैसा क्या होना है। ठीक, तो मैंने जो क्वेश्चन आपसे लिए थे वो देख लीजिए आपने, देखिए क्या कैसा करना है। सिलेबस एक बार फिर लिख देता हूँ, शायद आप लोगों ने पहली क्लास ना देखी हो तो शायद इस क्लास में आपको मिल जाए। ठीक ना, तो जैसे हमने मीन्स का मैट का सिलेबस देखा था तो उसको हम मैट और सेट 2 भागों में बांटते थे, इसको 2 भागों में नहीं। इसका टोटल पेपर 100 नंबर का होता है। टोटल कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का। ठीक ना, 100 नंबर का पेपर होता है। टाइम रहता है इसमें 2 घंटे का। कितने का रहता है? 2 घंटे का टाइम रहता है। ठीक, अब इसमें सिलेबस में क्या होता है? इसमें हिंदी आएगी आपकी, इंग्लिश आएगी आपकी, ठीक ना, जीके, जीएस मतलब जीके आएगा आपका, और एमपी उसी में। ठीक ना, और आपका इसी में मैं सोशल साइंस लेता हूं, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। तो मैंने इनको तीनों को एक साथ ले लिया। ठीक, और आपका साइंस खाली। ठीक ना, साइंस में आपका क्या क्या? साइंस में आएगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों का संग्रह रहेगा, और आपका मैथ। ठीक, तो ये आपके इतने सब्जेक्ट हैं। इसमें एक चीज और रह गई है, क्या? एनवायरमेंट यानी पर्यावरण। ठीक ना, क्या है? पर्यावरण। ठीक, तो हिंदी से आना है आपके 15 क्वेश्चन, इंग्लिश से भी आना है आपके कितने? 15 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन आने हैं आपके मैथ से, और 20 क्वेश्चन आने हैं आपके साइंस से। जोड़िए कितना हो गया? 15, 30, 50, 70। अब बचा 30। तो 30 नंबर में आने हैं आपके जी चारों सब्जेक्ट। अब इनको भी मैं बांटता हूं। ठीक ना, तो 15 नंबर की तो आनी है आपकी पर्यावरण। ठीक ना, पर्यावरण, और उसी में आपकी सोशल साइंस यानी सामान्य वो सामाजिक विज्ञान। क्या? सामाजिक विज्ञान, ऐसे लिखे देता हूं, सोशल साइंस। ठीक, तो ये 15 नंबर में इसको पर्यावरण और सोशल साइंस में बांट दिया। अब ठीक, 15 नंबर की आनी है आपकी जीके, और 15 नंबर की उसी वही 15 नंबर में दोनों जीके, वो आपकी मध्य प्रदेश जीके और भारत वाली जीके, और एक आध विश्व से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जीके यानी पूरी जीके मान लीजिए, जीके कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक, तो मैंने आपको मध्य प्रदेश से जितना आना है तो वो तो मैं कवर कराई हूं। आपने देखा ही होगा 2024 के पेपर में कितने 9 क्वेश्चन मिले हैं आपको जीके से। ठीक ना, तो 9 क्वेश्चन तो यहीं से मिल गए। तो अब बचे 6 क्वेश्चन, तो 6 क्वेश्चन आपको भारत से और विश्व से 1-2 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक ना, तो ज्यादा तो आपको वेटेज किसका है? एमपी का। फिर यहाँ पे पर्यावरण और सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में आपको पर्यावरण में भी ऐसे ही आपको मुश्किल से पर्यावरण में 8 या 9 क्वेश्चन मिलेंगे पर्यावरण के। बाकी आपको सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इतिहास से मिल सकते, पॉलिटी से भी मिल सकते, ठीक ना, जियोग्राफी से भी दे सकता। ठीक ना, तो ये आपके यहाँ पे भी 2 रेशियो में बढ़ जाएगा। ठीक ना, इतना बारीक तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा कि कैसे बढ़ेगा। ठीक ना, सब बताएंगे। 15 नंबर की पर्यावरण आती है, 15 नंबर की एमपी आती है, 20 नंबर का जेबे। अब मैं आपको बिल्कुल बस क्लियर बताता हूँ। देखना यहाँ पे 20 नंबर की मैंने साइंस बोला, तो साइंस ने आपसे बायोलॉजी के मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चन पूछेगा। कितना पूछेगा? 3-4 क्वेश्चन। ठीक, सबसे ज्यादा आता है साइंस में किससे? विज्ञान से। किससे पूछेगा? विज्ञान। अब विज्ञानी को तो साइंस कहते हैं, साइंस यानी विज्ञान। अब विज्ञान से कैसे? तो विज्ञान में ही फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो इन दोनों का वेटेज यहाँ पे ज्यादा होता है। ठीक ना, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। सो इसी को हम साइंस बोलते हैं मेन तौर पर। तो अब क्या है फिजिक्स केमिस्ट्री? क्लास 8 वाले बच्चे जानते नहीं कितना ज्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री क्या है, तो उनके लिए मैं सीधा लिखता हूं क्या? साइंस। तो साइंस 20 नंबर की। कितने नंबर की? 20। अब साइंस में आपके सब्जेक्ट आपकी किताबों में रहते हैं, मैं बता देता हूं, आपकी बायोलॉजी भी रहती है और आपकी फिजिक्स भी रहती है, केमिस्ट्री भी रहती है, तीनों सब्जेक्ट रहते हैं आपके। ठीक ना, मैं अभी पढ़ाऊंगा, वो आपको एक एक क्वेश्चन बताऊंगा कि कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, सब एक भी आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। ठीक ना, आइए मैथ, तो मैथ आनी है आपकी 20 नंबर की। ठीक ना, कितने नंबर की आनी है? 20 नंबर की। अब मैं टॉपिक ही बता देता हूं कौन कौन से आने हैं आपके। ठीक ना, घातांक घात आना है आपका। ठीक ना, संख्या पद्धति आनी है। ठीक ना, वर्ग आने हैं, घन आने, वर्ग, वर्गमूल और घन घनमूल टॉपिक आना है। ठीक ना, औसत आना है आपका, लाभानी आनी है, साधारण ब्याज आना है, चक्रवृद्धि ब्याज आने हैं। ठीक ना, और भी प्रायिकता आनी है, सांख्यिकी आनी। ठीक ना, औसत, एवरेज। ठीक ना, तो इतने टॉपिक आपके मैथ में आने हैं, तो मैथ के हम कवर करेंगे। ठीक ना, तो एक एक टॉपिक और अच्छे तरीके से सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। अभी हमें
साइंस सोशल साइंस में भी पढ़ना है, ठीक ना। जैसे सोशल साइंस में मैंने बताया था आपको ज्यादा कोशिका आएगा, विटामिन से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक ना। किससे पूछेगा? विटामिन से, कोशिका से। आपका सोशल साइंस में भी अगर मैं जियोग्राफी लूंगा तो जियोग्राफी में आपका क्या कहना पड़ता है, सौरमंडल से क्वेश्चन आता है, ठीक ना। मैं टॉपिक बता ही देता हूँ कि कौन कौन टॉपिक से ज्यादा वेटेज रहता है, तो वही टॉपिक मैं उठाऊंगा, ठीक ना। तो बस जुड़े रहिए आप द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट बाय प्रदीप सर के साथ, आपका सिलेबस पूर्णतः कंप्लीट होगा, ठीक ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। कल लेके आएंगे हम 2023 के क्वेश्चन, आज हमने 2024 के क्वेश्चन पढ़े, कल 2023 के क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक ना। अगर कम क्वेश्चन आए होंगे तो 2022 के भी कंप्लीट एक साथ कर लेंगे, ठीक ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद, ठीक।